Hello students, welcome to Commerce Coach. Hope you are doing well. As you know, we are doing 12th class Macroeconomics and अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? नेशनल इनकम। पिछली क्लास में हमने नेशनल इनकम में क्या कवर करा? पिछली क्लास में हमने देखा कि भाई कौन कौन से तीन मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के और इन तीनों मेथड्स के अंदर क्या फर्क एक्चुअली में होता है। हमने देखा कि भाई तीनों के तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, चेंज हो जाता है देखने का नजरिया, चेंज हो जाता है सोचने का तरीका, राइट। तो आज हम अपने पहले मेथड के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। तो आज की क्लास का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स को करना। उससे रिलेटेड जो एक दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वैल्यू एडेड मेथड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसके बाद हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है? आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है टू डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो चलिए हम वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स को समझते हैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ। इस एग्जांपल के साथ आपका एक बार वैल्यू एडेड का मीनिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा, जो मैंने डबल काउंटिंग कराते हुए भी आपको अच्छे से समझाया था। अगर किसी ने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं और ये इस चैनल पर पहली बार आया है तो आई रिक्वेस्ट कि भाई आप वो क्लासेस देखिए एंड देन इस वीडियो को रिज्यूम करिए, राइट। सो लेट्स सी हमारा एग्जांपल क्या है। तो भाई अब हमारे एग्जांपल में ये तीन लोग हैं, कौन है? नॉडी, शिनचैन और नोबिता, ठीक है। ये तीनों ही वो कार्टून्स हैं जिनको मैंने बहुत देखा है एक्चुअली में। सो अब हम बात करते हैं नॉडी की। मान लेते हैं कि भाई नॉडी जो है वो क्या करता है? वो आलू उगाता है। नॉडी क्या करता है? आलू उगाता है। अब नॉडी ने क्या करा? शिनचैन को 10 रुपए के पोटैटोस बेचे। नॉडी ने शिनचैन को 10 रुपए के पोटैटोस बेचे। अब शिनचैन क्या करता है? शिनचैन चिप्स बनाता है, राइट। अब शिनचैन ने चिप्स बनाकर 20 रुपए के किसको बेच दिए? नोबिता को बेच दिए, राइट। अब हम जो भी बात करेंगे इधर हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ शिनचैन। हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? सारी शिनचैन के। अगर हम शिनचैन की बात करें तो शिनचैन ने कितने रुपए के पोटैटो खरीदे? शिनचैन ने पोटैटो खरीदे 10 रुपए के। पोटैटो शिनचैन के लिए क्या थे? पोटैटो शिनचैन के लिए था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या होता है? हम सीधा कौन सी क्लास में चले गए? अपनी पहली क्लास में। पहली क्लास में बताया था इंटरमीडिएट और फाइनल गुड क्या होता है। तो हमें पता है कि भाई पोटैटो जो है वो शिनचैन के लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसमें अभी ये इंसान कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला है, राइट। ऑल्दो हरकतें इंसानों जैसी होती नहीं है शिनचैन की, बट स्टिल आई एम सेइंग जिसमें ये इंसान अभी कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला है। तो अगर मैं शिनचैन की बात करूं, राइट, सो शिनचैन के केस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसकी ₹10, ठीक है। अब आते हैं कि भाई शिनचैन ने इस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू एडिशन करा। हमने कहा कितना वैल्यू एडिशन करा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई उसने आगे सामान कितने का बेचा। हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसने आगे सामान कितने का बेचा। अब जो सामान उसने आगे बेचा है उसको हम कहते हैं क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब एक बात मेरी आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं बोलता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ कि नेशनल इनकम जो है ना वो कंट्री का अर्निंग पोटेंशियल निकालने के लिए है, राइट। अगर हमें एग्जैक्ट फिगर्स की ही बात करनी होती कि क्या हो रहा है तो उसके लिए तो हम अकाउंट्स में भी इनकम निकाल ही रहे होते हैं, राइट। उसके लिए तो हम अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, वी वांट टू चेक व्हाट इज द अर्निंग पोटेंशियल, मतलब what is the market value of all the goods and services that are produced, ठीक है, not necessarily being sold
बार बार हर डेफिनेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, हर डेफिनेशन के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो भी डेफिनेशंस हमने अपनी पिछली क्लासेस में करी थी उसमें क्या करा था हमने कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कभी हमने बोला इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कभी हमने बोला बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्या हमने एक भी बार बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड? ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया वो सोचो, क्या जरूरी है जो बना हो वो सब कुछ बिक गया हो? क्या जरूरी है जो बिक गया सिर्फ वही बना हो? नहीं, जो बिक गया वो बिक गया, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग लेफ्ट, हमेशा कुछ ना कुछ रह भी जाता है। एक टर्म पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या होता है वो कि जो साल के एंड में बच गया। ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल बच गया था उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है। कौन सा सामान? वो है वो सामान जो बिका नहीं पर बना था। तो याद रखिएगा friends, when I am talking about value of output, this is nothing but value of output produced, right? और कौन सी वैल्यू है ये है मेरी मार्केट वैल्यू, ये है मेरी क्या? मार्केट वैल्यू। अब जब मैं बोलता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, अब आप ध्यान से सोचो, यहां पर आपको दिया हुआ है कि भाई उसने 20 रुपए के चिप्स बेच दिए, राइट? उसने 20 रुपए के चिप्स बेच दिए। अब एक बार के लिए मान लेते हैं से कि भाई क्लोजिंग स्टॉक of chips is ₹5 and opening stock of chips was ₹3। मैं ये कह रहा हूं कि ये मान लो कि भाई शिनचैन के पास 20 रुपए की सेल नोबिता को करने के बाद भी साल के एंड में 5 रुपए के चिप्स बच गए और साल के शुरू में उसके पास 3 रुपए के चिप्स थे। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चिप्स, ये मैं बोल रहा हूं कब? मैं कह रहा हूं कि भाई मार्च 31, 2020 को उस पे 5 रुपए के चिप्स बच गए और अप्रैल 1, 2019 को उसके पास 3 रुपए के चिप्स थे। ठीक है, ये बात ध्यान से आपको समझ में आई कि मैंने यहाँ एग्जांपल में कुछ लिखा है, क्या लिखा है वो? अब आप एक बात बताओ, जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूंगा, जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालूंगा तो भाई आप कहोगे सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहले तो आपने कहा है मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो आप ऐसा करो कि सर सेल्स को तो ऐड कर ही दो ना, सेल्स तो आएगी ही आएगी ना सर, क्यों? 20 रुपए का सामान उसने बेच दिया, वो तो आएगा ही आएगा। मैं कहूंगा ठीक है आएगा। अब मुझे बताओ क्या सेल्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पूरा आ गया? जो उसने बनाया था उसकी पूरी वैल्यू आ गई? नहीं आई। अभी इसके अंदर वो चीजें आ गई जो बनाई थी और बिक गई। अभी इसमें उन चीज की मार्केट वैल्यू नहीं आई जो बनाई थी पर अभी बिकी नहीं। तो जो बनाया था और अभी बिका नहीं वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वो क्या है? वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। वो है क्या? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। भाई बनाया था पर बिका नहीं, बनाया था पर बिका नहीं, वो हमने ऐड कर दिया। अब आप कहोगे कि सर ठीक है जो बनाया नहीं वो ऐड कर दिया, पर ये जो 3 रुपए है इसका क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का। अब आप ध्यान से सोचो, जिस तरह से आज ईयर 2020 में मैं जो बनाया नहीं उसे ऐड कर रहा हूं, उसी तरह जब 2019 में शिनचैन की हमने इनकम निकाली होगी, शिनचैन का जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला होगा तो ये 3 रुपए ऐड किया होगा, राइट? आप इसको इस तरह सोच के देखो, सेल्स तो ले ली, जो बनाया था पर बिका नहीं वो ऐड कर दिया,
और जो पिछले साल बनाया था और इस साल बिका है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब भी हमारी सेल्स हुई होगी तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस सेल्स के अंदर सबसे पहले कौन सा सामान बिका होगा, वो जो पिछली बार का बचा हुआ था, राइट। ये जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हमारा था, ये पिछले साल क्या रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक। जब हमने पिछले साल ये पिछले साल जब क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा और पिछले साल जब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला होगा तो हम ये 3 रुपए पिछले साल ऐड कर चुके होंगे, राइट। पिछले साल अगर इस साल हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर रहे हैं तो पिछले साल ये 3 रुपए भी तो क्या था, ये क्लोजिंग स्टॉक ही था। 31 मार्च 2019 को 31 मार्च 2019 को ये 3 रुपए क्या था, ये क्लोजिंग स्टॉक था जो हमने 2019 में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हुए ऐड किया था। अब आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमने उस टाइम ये 3 रुपए ऐड कर दिया था और अब हमारा सामान 20 रुपए का बिक गया है, इस 20 रुपए के अंदर ये 3 रुपए की चीज ऑलरेडी बिक चुकी होगी, ये 20 रुपए के अंदर ये 3 रुपए की चीज ऑलरेडी बिक चुकी होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ओपनिंग स्टॉक क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। हमें ये ओपनिंग स्टॉक क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो हमने क्या करा, 20 + 5 - 3 जो इस साल बेचा वो ऐड कर दिया। उसके अलावा जो इस साल बनाया पर बिका नहीं वो ऐड कर दिया, और जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड था हमने कहा वो तो ऑलरेडी इस बिकी हुई वैल्यू में इंक्लूडेड है, वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो हमारे पास बचा वो क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये 20 रुपए में आगे बेच ही तो रहा है ना वो नोबिता को, राइट। तो ये 20 रुपए में आगे नोबिता को बेच रहा है, मतलब ये क्या है, मार्केट वैल्यू। और जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी वो भी क्या होगी, मार्केट वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा होगा इस तरह से कुछ भी, तो दैट मींस ये 5 और 3 क्या है, ये है इसकी मार्केट वैल्यू। तो हमने कहा कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, वो बन गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हम यहां पर शिनचैन की बात करें तो शिनचैन का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 20 + 2 दैट इज ₹22। तो ये बात अच्छे से समझ में आई कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरह से निकलता है। अगर हमें सिंपली ये कुछ नहीं दिया होता तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाता, 20 हो जाता। क्यों, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस में हमें पता है कि भाई जो बिका है वो तो आएगा ही, और कोई इंफॉर्मेशन हमको दी नहीं है। बट यहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी दी हुई है। इसका मतलब वो सामान ऐड कर दो जो रखा हुआ है पर बिका नहीं, बिकॉज दैट आल्सो रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एंड जो पिछले साल ऑलरेडी ऐड हो गया था क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पिछले साल के, उसको माइनस कर दो। वो कौन सा है, जो इस साल ओपनिंग स्टॉक बन गया, राइट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट of any year can be calculated as sales plus change in stock, right। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं किसकी, वैल्यू एडेड की, अब मैं बात करूं किसकी, वैल्यू एडेड की। अब भाई वैल्यू एडेड जो मेरा शिनचैन है उसका शिनचैन का वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू एडेड ऐसे निकलेगा कि भाई उसने जो वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया, मतलब जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस करा उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है। और उसने कुछ खर्चा भी करा था किसके ऊपर, 10 रुपए के पोटैटो खरीदे थे, किससे खरीदे थे, ये नॉडी से खरीदे थे। अब ये 10 रुपए के जो उसने नॉडी से पोटैटो खरीदे थे ये माइनस भी तो होंगे। अगर ये माइनस नहीं करे तो सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट रहेगा ना, बट जो खर्चा उसने करा वो भी तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट है कितना, 22, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कितना, 10। तो भाई वैल्यू एडेड बाय शिनचैन कितना आ गया हमारा, ₹12। तो ये जो चीज है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो हमने भाई वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, हमने देखा समझा कि भाई ये कैसे निकलता है, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम आज की क्लास में यूज करने वाले हैं और इसी के साथ हम पीछे जो फॉर्मूलाज कर चुके हैं अपनी बाकी की क्लासेस में वो भी हम आज यूज करेंगे, राइट। सो ये था हमारा एग्जांपल जिसके अंदर हमने सीखा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड चेंज इन स्टॉक इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू एडेड निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। So now let's look at this numerical। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर? इस न्यूमेरिकल के अंदर वो हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई एक फर्म है X, आउटपुट प्रोड्यूस किया 80 यूनिट्स का, प्राइस दिया हुआ है और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, परचेज ऑफ मशीनरी, स्टॉक में इंक्रीज आना। आप सोच रहे होंगे कि ये इंक्रीज इन स्टॉक की टर्म क्या है? सो अगेन सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए एंड उसके बाद सॉल्यूशन यहां से देखिए जो मैं करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीजों का पता लगेगा। नई चीजों का मतलब कंसेप्ट पुराना है, चीजें आपको ऑलरेडी पता हैं, इट्स जस्ट दैट कि उनको किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन में दे दिया तो कैसे इंटरप्रेट करना है वो आपको पता लगेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर एक टर्म दी हुई है इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक का क्या मतलब है फ्रेंड्स? बहुत सिंपली सोचना है। वो कह रहा है कि भाई स्टॉक जो है ना बढ़ गया। कितने से बढ़ गया अभी भूल जाओ, स्टॉक बढ़ गया। अगर हम स्टॉक के बढ़ने या कम होने की बात करते हैं तो वी टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ईयर, कि भाई अगर स्टॉक इंक्रीज हुआ है मतलब एज कंपेयर टू ओपनिंग ऑफ द ईयर क्लोजिंग में स्टॉक बढ़ गया। अगर इंक्रीज इन स्टॉक मुझे कुछ दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि लेट्स से ओपनिंग स्टॉक वाज x, लेट्स से ओपनिंग स्टॉक वाज x और x की जगह ले लेते हैं s। ओपनिंग स्टॉक क्या है? s। x इसलिए नहीं ले रहा, मे बी आप कंफ्यूज ना हो जाओ बिकॉज़ फॉर्म भी क्या है x है, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा s और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना वो इंक्रीज अगर लिखा हुआ है तो इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? s प्लस समथिंग, राइट। इसका ये कब आएगा हमारा? अगर हमें क्या दिया हुआ है? इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, ओके। अगर हमें दिया होता क्या? डिक्रीज इन स्टॉक। अगर हमें क्या दिया होता? डिक्रीज इन स्टॉक। अगर डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ होता तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता? उस केस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाता s माइनस समथिंग, जो भी दिया होता। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर कौन सा केस है? इंक्रीज इन स्टॉक का, तो हमें ये डिक्रीज इन स्टॉक की जरूरत नहीं है, राइट। सो अब क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है क्या? इंक्रीज इन स्टॉक माइनस 30, इंक्रीज इन स्टॉक माइनस 30। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है फिगर। पॉजिटिव में भी दे सकते थे बट नहीं, हमें तो बच्चों के साथ खेलना है, राइट। सो अब वो क्या कह रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा? s प्लस माइनस 30, दैट इज नथिंग बट s माइनस 30। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? चेंज के लिए मैं डेल्टा का साइन यहाँ पर यूज कर रहा हूं, आप नहीं यूज करेंगे, आप यहाँ पर चेंज ही लिखेंगे। चलो लिख ही देता हूं, ठीक है, वरना कहोगे सर आपने ये साइन यूज किया था, राइट। सो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं नहीं लिखूंगा फुल फॉर्म बट आप लिखोगे एग्जाम में, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? s माइनस 30। ओपनिंग स्टॉक कितना है? माइनस s। चेंज इन स्टॉक कितना हो गया? माइनस 30, राइट। तो एक बात याद रखना, अगर मेरे को दिया हुआ है क्या? इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब द गिवन फिगर इज नथिंग बट द चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, अगर मुझे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक is rupees 100, then this implies that change in stock is rupees 100.
ओके, अगर मुझे दिया हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक ₹100, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब है क्या, ओपनिंग स्टॉक अगर x था, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया x माइनस 100, और चेंज इन स्टॉक क्या हो गया? चेंज इन स्टॉक हो गया x माइनस 100 माइनस x, दैट इज नथिंग बट माइनस 100। तो अगर मुझे डिक्रीज इन स्टॉक कुछ भी दिया हुआ है तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई चेंज इन स्टॉक is negative of the figure that is given to me in the question, right? तो ये हमें याद रखना है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड आई डोंट वांट कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हों जिसके बारे में अब वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो मुझे नहीं पता अभी इस क्वेश्चन में ये सब यूज होना है या नहीं, मुझे ये पता है कि ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इंक्रीज इन स्टॉक जब भी दिया होगा, इंक्रीज इन स्टॉक -30 तो मतलब चेंज इन स्टॉक -30, अगर डिक्रीज इन स्टॉक -30 दिया होता तो मतलब चेंज इन स्टॉक इज माइनस ऑफ -30, दैट इज 30। इंक्रीज इन स्टॉक 200 तो मतलब चेंज इन स्टॉक 200, डिक्रीज इन स्टॉक 200 इसका मतलब चेंज इन स्टॉक इज -200, राइट? तो ये हमने नई चीज सीखी है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है एनवीए एट एफसी निकालो। अब आप कहोगे अच्छा सर एनवीए एट एफसी, अगेन अप्रोच देखना मैं क्या फॉलो करता हूं। अब भाई मैंने आपको बताया कि भाई एनवीए एट एफसी क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आप कहोगे अच्छा तो सर अब आप हमसे वैल्यू एडेड के आगे की चीजें पूछ रहे हो। अब आप एक बात सोचो, अभी हमने सीखा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस अगर हम निकाल दें तो हम आगे कुछ भी निकाल सकते हैं, हम पहले भी ये चीज कर चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं एनवीए एट एफसी निकालो, एनवीए एट एमपी निकालो, तो आपको नहीं लगता सबसे पहले आपको निकालना चाहिए जीवीए एट एमपी? आप कहो कि भाई सर आपने हमें जीवीए एट एमपी निकालना सिखा दिया, वो फॉर्मूला सिखाया था अभी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब उस फॉर्मूले को लगाकर हमें जीवीए एट एमपी निकालना आता है। मैं कह रहा हूं आप उतना तो निकालो, जीवीए एट एमपी निकाल दो, उसके आगे का मैं आपसे निकलवा लूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, मैं आपसे निकलवा लूंगा, ठीक है? तो अब जीवीए एट एमपी के लिए क्या बताया आपने? कहा सर जीवीए एट एमपी कह लो या फिर सिर्फ वैल्यू एडेड कह लो, एक ही बात है। तो क्यों आप ये जीवीए जीवीए बोल रहे हो? सिंपली वैल्यू एडेड बोल दो, हमें पता है वैल्यू एडेड का मतलब है क्या, जीवीए एट एमपी। तो चलो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, यानी जीवीए एट एमपी निकालते हैं। आपने कहा कि सर जीवीए एट एमपी मतलब वैल्यू एडेड इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने कहा कि सर ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है सर, सेल्स तो हमें दिया नहीं हुआ, क्या करते हैं सेल्स ले लेते हैं 0, चेंज इन स्टॉक अभी तो आपने बताया था -30, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 0 - 30 इज -30। ठीक है, बिल्कुल गलत। अगर किसी ने भी ये ऐसे किया है वो बिल्कुल गलत है, एंड अगर किसी ने ऐसा किया है और वो बच्चा मेरी सारी क्लासेस अटेंड करते आ रहा है तो ये बहुत ही गलत है, राइट? ये आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई चीजों का मतलब समझो। और आज की क्लास में बताया है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक तो सोचो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नेगेटिव, ठीक है, मतलब जो मैंने इस साल बनाया उसकी मार्केट वैल्यू नेगेटिव -30। ठीक है, यहीं पर आपके हाथ ना कांप जाने चाहिए कि भाई ये क्या लिख दिया हमने। ओके, अब सोचो मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस आपने कहा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकल जाएगा। अगर सेल्स नहीं दिया तो बस मतलब बिना देखे कुछ भी लिख रहे हैं। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड 80 यूनिट्स एंड प्राइस पर यूनिट इज ₹10। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर ही छोड़ो, एक साल में जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसकी मार्केट वैल्यू चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे,
सेल्स लेते थे, पर हम कहते थे कुछ और भी तो बना होगा जो अभी बिका नहीं है, उसको ऐड कर दो, और जो पिछले साल हम कैरी फॉरवर्ड किया था उसको माइनस कर दो। पर कितनी इजी हो जाएगी ना सिचुएशन कि भाई हमें कोई सीधा यही दे दे कि इस साल जो प्रोड्यूस हुआ है इतने यूनिट्स हुआ है और बाजार में हम इतने रुपए का बेचते हैं, ठीक है। अगर मतलब हमें कोई सिंपली बोल दे, अगर मैं चीटोस की बात करूं तो भाई सीधा बता दो कि भाई एक साल में कितने चीटोस के पैकेट बनाए और हर चीटोस कितने रुपए का तुम बेचने वाले हो, कितने का बना वो नहीं, कितने का बेचने वाले हो। मार्केट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू। प्राइस पर यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हम बेचने वाले हैं, कॉस्ट पर यूनिट नहीं चाहिए। तो भाई हमें बता दिया कि हम हर चीटोस कितने का बेचने वाले हैं, हम हर चीटोस बेचने वाले हैं 10 रुपए का, राइट। और हमने कितने चीटोस बनाए हैं, 80 यूनिट्स बनाए हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, ध्यान रखना है क्या, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है किसकी, आउटपुट प्रोड्यूस्ड की, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कैसे निकालेंगे, कितना आउटपुट, अब तो ये तो यार बेसिक मैथ्स है, ये तो आनी चाहिए, ठीक है, ये तो आनी ही चाहिए कि भाई कितनी यूनिट्स बनाई, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 80 यूनिट्स। कितने रुपए की बेचोगे सारी, 10 रुपए पर यूनिट, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कितनी आ गई, ₹800। ओके, इसके बाद हमें क्या माइनस करना है इसमें से, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, चेंज इन स्टॉक नहीं ऐड किया, क्यों नहीं किया, समझ में आ गया, जरूरत ही नहीं है। चेंज इन स्टॉक तो इसलिए ऐड करते हैं कि भाई सामान बिका नहीं बट बना है, जो बना है उसको सारा मिल ही गया, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें और कुछ होना हो, यहां पर एक नया फॉर्मूला जरूर मिल गया, किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट का। वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया, प्राइस पर यूनिट इनटू आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कैप्स में क्यों लिख रहा हूं, आउटपुट सोल्ड देकर कहीं कंफ्यूज ना कर दें, राइट। तो प्राइस इनटू आउटपुट प्रोड्यूस्ड, प्राइस पर यूनिट। ये प्राइस पीयू समझ जाना, राइटिंग को प्लीज फॉरगिव दिस कि भाई ये कुछ भी जो मैं गलत सा लिख रहा हूं, ठीक है, अगर गलत राइटिंग में लिख रहा हूं तो ओके। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हो गया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सबसे पहले तो परचेज ऑफ मशीनरी 650, ठीक है, और उसके बाद परचेज ऑफ फ्यूल फॉर मशीनरी 450, ठीक है, उसके अलावा और कुछ है नहीं है। अच्छा, तो 650 प्लस 450 कर दे 1100, राइट, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, ठीक है। अगेन पहली क्लास अच्छे से करी थी तो ये गलती नहीं करी होगी, आई एम श्योर। अभी आप कह रहे होगे, जब मैं बोल रहा था ना परचेज ऑफ मशीनरी, तो जिसने मेरी पहली क्लास अटेंड करी ना वो तो कह रहा होगा कि सर आप ही पागल हो, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। सर मशीनरी जो है वो तो फाइनल गुड है ना, ऐसा तो है नहीं जिस शर्ट में मशीनरी बनी है उस शर्ट के बटन हर शर्ट में नए होंगे, थ्रेड जो शर्ट बनाने में लगा है हर शर्ट में नया होगा, बट क्या हर शर्ट के लिए मशीनरी भी अलग होगी, नहीं। मशीनरी तो फाइनल गुड है ना सर, फाइनल गुड कमर्शियल पर्पस के लिए, फाइनल गुड एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सर जब फाइनल गुड एज एन इन्वेस्टमेंट है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन थोड़ी ना है, ये तो पागल है, ये तो हमको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो याद रखना है परचेज ऑफ मशीनरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। अच्छा, मशीनरी में जो फ्यूल डल रहा है उसको खरीदा है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, राइट, कि भाई वो जो फ्यूल है वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। मैं चाहता तो यहाँ पे रॉ मटेरियल लिख देता, आप समझ जाते, ठीक है, बट कुछ वैरायटी तो होनी चाहिए, पता तो लगे कि रॉ मटेरियल इज जस्ट वन ऑफ द इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, बट देयर आर सेवरल अदर इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल। तो भाई मशीनरी में जो फ्यूल डल रहा है वो भी क्या है, वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, एंड दैट इज ₹450। ये क्या हो गया, माइनस ₹450, यहाँ पर भी 450, और ये क्या आ गया हमारा ₹350। इसको वैल्यू एडेड बोल लो, जीवीए एट एमपी बोल लो, आपकी मर्जी है, जो बोलना है बोल लो। अब बात करते हैं एनवीए एट एफसी की। अब आपको पता है सर, आपने बताया है हमको कि भाई कौन सी क्लास में बताया है, अपनी पिछली से पिछली, मतलब 5th क्लास में, अभी 7th क्लास पर हैं हम, ये ठीक है, हम 6 क्लासेस में सारे बेसिक्स कवर कर चुके हैं। 5th क्लास में बताया था कन्वर्जन किस तरह से करनी है, कितना आसान है कन्वर्जन करना, ओके। सो अब जो हमने करा था
ठीक है, और आप चेक कर लेना 5th क्लास थी या 4th क्लास थी, मेरे अकॉर्डिंग 5th क्लास थी वैसे, राइट। सो अब हमने कहा क्या कि भाई NV@FC निकालना है, हम कहां पर हैं, GVA@MP। अगेन कोई किसी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, अभी भी मैं कहूंगा रुक जाओ, एटलीस्ट यहां से तो खुद से ट्राई करो, ठीक है, प्लीज ट्राई फॉर योरसेल्फ, कि भाई कॉन्फिडेंस आएगा ना तभी तो चलो GVA@MP, ग्रॉस से नेट पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है बच्चों, एग्जाम में, ठीक है, किसी भी स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कहीं पर भी, ठीक है, मैं जब अपने कोर्सेज के अंदर बच्चों के टेस्ट लेता हूं, मैं उसके अंदर भी ये गलतियां बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका हाफ मार्क भी एक्स्ट्रा कहीं पर डिडक्ट हो, राइट। तो अब भाई जो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं, हम अपनी पहले की क्लासेस में वो भी कर चुके हैं, ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन का नाम करा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल लॉस, ये सब डेप्रिसिएशन के नाम हैं। क्या फर्क है थोड़ा थोड़ा इनमें, वो भी हम बात कर चुके हैं, वो अभी हम नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर ना आपको डेप्रिसिएशन इस टर्म से गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन ही लिख दो, राइट। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि भाई मैं नहीं कह रहा कि डेप्रिसिएशन लिखना यहाँ पर गलत है, बट मे बी कोई टीचर मार्क्स काट ले ये सोच के कि भाई रटा रटाया कुछ फॉर्मूला कर रहा है, वो लिखे जा रहा है बस यहाँ पे। सो रादर देन नोटिंग डाउन, राइटिंग डाउन जो आपको ध्यान में आ रहा है, इट्स बेटर कि देख लो जो चीज आप लिख रहे हो क्या उसी टर्म को इस्तेमाल करा है क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर वो बोल रहा है ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आई वुड सजेस्ट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट आई वुड सजेस्ट मार्क्स लूज ना करने के लिए, कोई भी मौका नहीं देने के लिए पेपर चेक करने वाले को, यहां पर यूज द टर्म कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट, ओके। वैल्यू एडेड तो सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए सर आपने बताया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस पर है मतलब जो गवर्नमेंट को देना है वो भी इंक्लूडेड है, वो माइनस करना है सर, मार्केट की नहीं, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मनी वैल्यू निकालनी है ना, तो जो गवर्नमेंट को दिया हुआ है वो माइनस तो करो, राइट। तो ये कन्वर्जन हमें आती है। अब इसको जब हम करेंगे GVA@MP हम निकाल चुके हैं कितना, 350। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमको क्वेश्चन में गिवन है -70, राइट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता है कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ओके। तो ये हमारा कितना हो गया, 350 के हो गया 280, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कितना है, 100 माइनस 20, 100 minus 20 is nothing but the 80 and this is rupees 200। अब जो बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या जो टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ यूज करी है वो सेम, जो यहाँ यूज करी है वो सेम होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट में जब आप निकाल लोगे आपको देखना है कि क्या NV@FC 200 है, हमें क्या बोला है NV@FC निकालो, NV@FC is given in crores। सो लास्ट में आपको लिखकर आना है क्या, या तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज ₹200 करोड़, मतलब हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या लिख के आना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज ₹200 करोड़। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को करके आ गए एग्जाम में, कोई भी मार्क्स हमारे कट नहीं हो सकते, डिडक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, उस क्वेश्चन के आंसर निकालने से ज्यादा समझना जरूरी है क्या जो अप्रोच हमें फॉलो करनी है, राइट। क्वेश्चंस तो आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारे मिल ही जाएंगे, क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसके अंदर भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट अप्रोच देखो बच्चों, हमें क्या है ना, क्वेश्चन में वही चीज ढूंढनी है जो हमको चाहिए, ये बात याद रखना।
क्वेश्चन में वही चीज ढूंढनी है जो हमको चाहिए। मुझे चाहिए था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जब मैं यहां पर आ गया, ये निकाला मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मुझे देखना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हुई है या नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है नहीं। अक्सर क्वेश्चंस में ना ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेफालतू में दी होती है, जैसे इंक्रीज इन स्टॉक। अब सोचो, अगर हम सिर्फ वही ढूंढते जो हमको चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक चाहिए, सेल्स नहीं मिला, ये दिख गया, बट हमें सबसे ऊपर दिया हुआ है आउटपुट प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। अगर हमें ये सीधा लिख देते, ये सीधा देख लेते, हम कंफ्यूज ही नहीं होते। अब तो तुम्हें पता है इंक्रीज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है, बट इवन इफ यू डिडंट नो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता था उस टाइम पर भी, अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं देते तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको वो पता नहीं था, पर उसकी क्वेश्चन में कोई जरूरत भी नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में, कुछ चीजें ऐसी दी होती हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती और उसको देख के जस्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि भाई आप ढूंढो वो जो आपको चाहिए। अगर दिखेगी ही नहीं बेकार की चीज तो कंफ्यूज भी नहीं होगे उस चीज से, राइट? अगर वो चीज दिखेगी कंफ्यूज तो तब होगे ना, अगर हमने वो चीज देखी ही नहीं तो हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो हमें सिर्फ वही चीज ढूंढनी है क्वेश्चन में जिसकी हमें जरूरत है। अगर हमने ये अप्रोच इस क्वेश्चन में फॉलो करी होती तो हम ये इंक्रीज इन स्टॉक देखते ही नहीं तो कंफ्यूज होते ही नहीं। मुझे तो समझाना था ये कंसेप्ट, इस वजह से मेरे को ये पॉइंट आउट करना पड़ा। ओके, दूसरी चीज, जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में गिवन है वही आपको आंसर में लिखनी है, ठीक है, अलग नहीं लिखनी। तीसरी चीज, जो भी हमारी यूनिट्स जिस तरह से गिवन है, करोड़ में गिवन है, तो लास्ट में आंसर को इस तरह से लिखकर एक बॉक्स में जरूर डाल के आना है, राइट? ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको मार्क्स नहीं लूज करने बिल्कुल भी अपने, ठीक है ना? और आई गेस जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी क्लास 12th में है, वो सभी ये चाहते हैं कि भाई हम मार्क्स अपने लूज ना करें। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, हमने वैल्यू एडेड के न्यूमेरिकल्स करे, उनको करने की अप्रोच देखी। पहले हमने एक इजी न्यूमेरिकल लिया नॉडी, शिनचैन और नोबिता के एग्जांपल के साथ, एंड देन हमने ये न्यूमेरिकल लिया जिसके अंदर हमने कुछ न्यू टर्म सीखी और किस तरह से एक्चुअली में अप्रोच करना है हर क्वेश्चन को, वो हमें अच्छे से समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं क्लासेस से रिगार्डिंग, या फिर आपकी कोई क्वेरीज है मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्क्रीन्स। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट मिल सके, टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके जो जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करता हूं। एंड प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी which keeps me going. So that was all for the today's class. Thank you for watching and happy learning.